नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के नोट्स को डिस्कस करेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले एक क्लास ऑलरेडी आपको अपलोड किया जा चुका है, तो जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जा करके सारे क्लास को विजिट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो भी छात्र एसएससी एमटीएस के लिए अच्छे तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीटली आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग ग्रुप से ज्वाइन करें और बेहतर तरीक़ा से सारी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से क्लियर करके बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वैकेंसी भी अच्छा खासा है और समय काफ़ी ज़्यादा कम है। एक बेस्ट जो है आप स्ट्रेटेजी बनाइए और 30 दिन के अंतर्गत जो भी आपकी चीज़ें हैं इसको आप रिवीजन करिए, और जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपके नए आपके जो है क्वेश्चंस आपके कवर किया गया है एसएससी के थ्रू, यानी एसएससी एमटीएस के थ्रू, इसको आप सभी लोग देखने का प्रयास करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके बराबर आपका रिपीट हुआ है इसको भी कलेक्शन किया जा रहा है, तो काफ़ी जल्दी इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, तो इसको भी आप सभी लोग देख लेंगे। क्लियर है। बाकी वन लाइनर फॉर्म में अगर दोस्तों देखेंगे तो आपको कंप्लीटली मटेरियल्स दिया जा चुका है, जिसको कि आप बेहतर तरीक़ा से क्लियर कर पाएंगे, और उसमें क्लियर तरीक़ा से आपका लिखा गया है कि कौन से क्वेश्चन आपके जो है कब कब आपके पूछे गए हैं। क्लियर है। आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला प्रश्न में देखिए हमारा बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सरकार का सिद्धांत तथा कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध, ये हमारे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसे जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद आपका 12 से लेकर के अनुच्छेद आपका 35 तक टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि भाग आपके 3 के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता डैश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा, ये जो है पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में आपको दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके 36 से लेकर के आपको 51 तक आपको दिया गया है, जो कि भाग आपके 4 के अंतर्गत आते हैं। साथियों अगर बात करेंगे कहाँ के संविधान से आपका लिया गया है, तो देखिए ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संघात्मक विशेषता की अगर बात करेंगे तो ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है, जबकि जो है संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता की बात करेंगे तो ये सभी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो भी छात्र बीएसएससी का बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप 30 दिनों के अंतर्गत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। 99 आपका फी है, जिसमें कि आपको पैड करके आपको इस ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना है। इसमें आपके कंप्लीटली आपका बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें आपके जो भी आपके क्वेश्चंस आपका सेशन बाय सेशन जो आपके एसएससी के एग्जाम के अंतर्गत कंडक्ट हुआ है, एसएससी एमटीएस के अंतर्गत, ये सभी का कलेक्शन आपको कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस वन लाइनर फॉर्म में A to Z आपको चीज़ें, प्लस आपका फुल टेस्ट, यानी जो भी चीज़ें ऑथेंटिक है ये सारा कुछ आपको जो है कलेक्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और जो है आपके इंग्लिश का, ये सभी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आपको कोई भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको देख करके पढ़ना है कि कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत बराबर आपका रिपीट किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख करके जाइए, तो कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि एसएससी का जो आपका दोस्तों एग्जाम पैटर्न है, जो आपके पूछने का लेवल है, ये अन्य सभी एग्जाम से थोड़ा सा आपका जो है चेंज रहता है। तो इसको देखते हुए सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग इसके अंतर्गत ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे, तो नंबर को तुरंत आपको नोट डाउन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान ने डैश शासन का कहा जा रहा है कि एक कैबिनेट स्वरूप जो है कहा जा रहा है कि गृहीत किया है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करेंगे भारतीय संविधान ने डैश से कहा जा रहा है कि शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया है। तो बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता है, न्याय है, इसके अलावा आपका समानता है, ये दोस्तों आपका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। अगर दोस्तों बात करेंगे, आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो आपके प्रस्तावना जो उद्देश्य आपका संकल्प जो पारित किया गया था, ये आपका कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1946 को आपका किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है। देखिए भारत जो आपका दोस्तों है, ये एक प्रकार का आपका ये गणतंत्र है। क्या है आपका? तो गणतंत्र है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रश्न को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कहा जा रहा है कि डैश है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ये सभी क्वेश्चन आपके बराबर रिपीट होते हैं, तो प्रॉपर तरीका से इसको याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत किया है। तो देखिए सेशन बाय सेशन में आपको 30 दिनों के अंतर्गत सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सब लोग इस स्ट्रेटेजी पर अगर चलेंगे तो मैं आपको जीएस को कंप्लीटली आपको बेहतर करवा दूंगा। क्लियर है? देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है आपका गृहीत किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? देखिए ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों आपका ये आपके संसदीय सरकार की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या है कि आपके जो है संसदात्मक है या शासन आपके प्रणाली है, इसके अलावा एकल नागरिकता है या फिर विधि का निर्माण जो है आपका निर्माण प्रक्रिया, ये सभी हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो आपका न्यायिक पूर्वावलोकन है, मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, प्रस्तावना मॉडल है, ये सभी दोस्तों आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि दोस्तों बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है, ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको सुन करके आपको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी वन लाइनर फॉर्म में ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दोस्तों दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघवाद। ठीक है, ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के कहा जा रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यानी कि अस्थायी थे, जिनकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। साथियों याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जबकि अगर बात करेंगे अस्थायी अध्यक्ष का, तो ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे, ये जो पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2 से 3 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। चलिए आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? और दोस्तों 10 बजे मॉर्निंग में आपको एसएससी एमटीएस के लिए आपको रेडी रहना है। 10 बजे आपका लाइव क्लास आपका चलेगा। आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से वहाँ पर आंसर भी कर पाएंगे। तो आप सभी लोग एमटीएस के लिए मॉर्निंग में 10 बजे आप सभी लोग रेडी रहेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब किया गया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का पहली बैठक आपका किया गया था। अगर दोस्तों बात करेंगे एग्जैक्ट आपका कब किया गया था, तो ये आपके 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक आपका जो है संविधान सभा का किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान में डैश से कई कहा जा रहा है कि संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो देखिए याद रखेंगे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसकी काफ़ी सारे आलोचनाएं भी किया गया था। लेकिन भारतीय संविधान में अगर दोस्तों देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? चलिए बताइएगा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति में रहा है, टोटल आपके 12 वर्ष का रहा है। अगर फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे कम राष्ट्रीय जो है ये कार्यकाल किसका रहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा है, क्योंकि इनके जो है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भारतीय संविधान में दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला जो है राष्ट्रपति कौन है जिसे मुस्लिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, तो ये आपके डॉक्टर जो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। और सबसे कम जो है कार्यकाल ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही आपका रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव जो है प्रतिषेध से संबंधित है? देखिए दोस्तों हमारा आर्टिकल जो आपका 17 है ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी कि छुआछूत भेदभाव से रिलेटेड आपका है। तो और यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। समानता का जो अधिकार है दोस्तों ये आर्टिकल आपका 14 में आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका रिपीट किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 2002 में जोड़ा गया है। तो डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट से ध्यान रखेंगे इन सभी फैक्ट को आप यहाँ पर। और ये जो आपका है दिया गया है ये आर्टिकल आपका 21A के अंतर्गत आपका दिया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपका किया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का जर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ अल्पसंख्यक के बारे में, तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। आप अपने संस्कृति को बचाने के लिए प्राइवेट संस्थान आप खोल सकते हैं। ये सभी का जो हमारा चर्चा है आर्टिकल आपका 29 और आपके 30 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या निजी किसी अन्य जो है खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है। तो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कल कारखाने में काम के लिए नहीं लगाए जा सकते हैं। और ये जो आपका दोस्तों इसका चर्चा दिया गया है आर्टिकल आपके 24 के अंतर्गत आपको दिया गया है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये आपका आर्टिकल, आपको यहाँ से आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि चौला क्या बोलना जा रहा है 44वें, ठीक है, यानी कि 44वें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो दोस्तों याद रखना 42वां संविधान संशोधन के तहत आपके 1976 में आपका जो है टोटल आपका कितने, तो आपका 7 आपका मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके
एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। ठीक है, और इसे हटा करके कहाँ पर डाला गया है, तो आर्टिकल आपका 300 के ए में आपका डाल दिया गया है। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। देखिए उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल हमारे 18 के अंतर्गत आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर की अगर बात करेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। समता के अधिकार के जो है एक प्रकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होते हैं, इस कारण से इन चीज़ों को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, व्यगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने का संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी व्यक्ति आपको जो है जबरन आपको काम में नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है 10 कहा जा रहा है कि जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि 10 के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। चलिए आंसर बताइए। अभी देखिए जस्ट आपने कवर किया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ इसको आप अच्छे तरीके से कवर करिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था। दोस्तों याद रखेंगे ये जो आपके जोड़े गए हैं ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी अगर आपने लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ये आपके आर्टिकल जो है 36 से लेकर के आपका 51 तक है और ये आपके भाग 4 के अंतर्गत आता है। कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार डैश को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। समता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। शोषण के विरुद्ध अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। संपत्ति का अधिकार ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा है, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की जो है संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना हम भारत के जो है यानी कि करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये दोस्तों अगर देखेंगे तो इसके लिए हमारा एग्जैक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एकता और अखंडता। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की जो है संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये हमारा एकता और अखंडता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो देखिए सूचना का अधिकार ये एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। सूचना का अधिकार 2005 से आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन भारतीय संविधान में इसे जो है अभी तक जो है इसे फंडामेंटल राइट्स के एज नहीं माना जाता। इस कारण से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी होगा। अगर आपका डी नहीं रहता तो आपका बी 100% आपका करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए किस प्रकार से एमटीएस में क्वेश्चंस आपका रिपीट किया गया है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं तो एक बार आप सभी लोग जो है प्रीवियस ईयर को देख करके ही जाएँ। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार कहा जा रहा है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आपका आंसर होगा ऑप्शन है आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, शोषण के खिलाफ अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
देखिए याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया है? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 10 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आपके 24 घंटे के अंतर्गत जो है ये आपका पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पहला कहा जा रहा है कि यह राज्य के धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो है ना बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है, आपका गलत दिया गया है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिएगा तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए इसके निर्माताओं ने कहा जा रहा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है, तो ये सभी गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन आपका दिया गया है ये सभी आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का बोला जा रहा है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? चलिए आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि भारत का इनमें से विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। कई बार क्वेश्चन आता है महान्यायवादी का जो है चर्चा ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये आपके 76 के अंतर्गत है। क्लियर है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? चले आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? भारत का क्या कहा जा रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय जो है नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा और रुक्मणी देवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? चलिए दोस्तों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। सरकार के दोस्तों आपके टोटल अगर देखेंगे तो आपका टोटल आपका 2 अंग होता है। तो यहाँ पर आप 3 अंग होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आप देखेंगे तो 3 अंग में आपका विधायिका होता है जिसे संसद कहते हैं, कार्यपालिका होता है और इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं, और एक आपका हो जाता है न्यायपालिका जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 81 में, ठीक है, कहाँ पर? अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा की जो है संरचना की प्रक्रिया आपका दिया हुआ है, जिसमें कि दोस्तों देखेंगे तो राज्यों के लिए 530 और जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम आपका 20 सदस्यों का प्रावधान आपका किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कहा जा रहा है कि कम से कम डैश आयु का होना आवश्यक है। भारतीय जो है यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, उम्र सीमा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो मिनिमम जो आपका है ये आपके 30 ईयर्स होना कंपलसरी है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डैश सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उसकी कहा जा रहा है कि राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो एंग्लो इंडियन में भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग केवल 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके खत्म कर दिया गया है
और देखेंगे तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, संसद के 17वां और नए संसद सत्र में कहा जा रहा है कि पुनर्गठन के मध्य की अवधि कहा जा रहा है कि डैश कहलाती है। दोस्तों याद रखेंगे इस अवधि को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है मध्यावकाश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो याद रखेंगे, माइंड में फिट रखेंगे, ये दोस्तों आपके टोटल आपके 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्यसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स राज्यसभा की जो अध्यक्षता किया जाता है ये आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता ये सभापति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको यहाँ पर याद रखना है कि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जबकि दोस्तों सभापति के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता आपका किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संसद का सत्र डैश से शुरू होता है। संसद का जो सत्र होता है ये आपके कहाँ से शुरू होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, जिसका कि वर्णन दोस्तों आप देखेंगे तो आर्टिकल आपका 75 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष आपका मिनिमम एज है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 35 वर्ष आपका है, यानी कि आपके 35 ईयर्स आपका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, अंतिम कहा जा रहा है कि भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, कहा जा रहा है कि अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां कहा जा रहा है कि जहां से हुआ चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका 2 है। कितना है दोस्तों आपका, तो ये आपका 2 है। ध्यान रखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि जो है अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां कहा जा रहा है कि जहां से हुआ चुनाव लड़ सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 है। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, इसे दोस्तों बिल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव, उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है, इसे बिल कहा जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप रिपीट करने का प्रयास करें। अगला कहा जा रहा है कि डैश किसी सदस्य द्वारा कहा जा रहा है कि सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए कहा जा रहा है कि पेश किया गया एक प्रस्ताव है। देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि डैश किसी सदन द्वारा सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए कहा जा रहा है कि पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका है समापन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह कहा जा रहा है कि किस उम्र में ऐसा कर सकता है। देखिए भारत में दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो आपका मिनिमम आपकी उम्र सीमा है ये आपका 25 ईयर्स है। तो यहाँ पर आपका देखिए ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। भारत की दोस्तों संसद के आपके टोटल 3 अंग होते हैं, आपके लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है, तो आपका 2 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके राज्यसभा और आपका लोकसभा आपके 2 सदन हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कितने अंग होता है, तो आपका राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कहा जा रहा है कि निर्धारित आयु सीमा कितनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कितना है, तो आपका 30 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। चलिए आंसर लगाइए पहले आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, आपके 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि डैश। भारतीय संविधान का जो 57 है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए ये क्वेश्चन आपका, कि आर्टिकल आपके 57 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो आपका 57 है, इसमें आपका डायरेक्ट कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर जो है आपका रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह कहा जा रहा है कि इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। ये आपका जो है आर्टिकल आपके 57 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई है। बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 40 सीटें। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपका 40 सीटें हैं। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न राजनीतिक दलों के कहा जा रहा है कि व्हीप के बीच उपयुक्त लिंग स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन आयोजित करता है, जो कहा जा रहा है कि विधायकों के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है। चलिए आंसर लगाइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट अगर दोस्तों आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का काम कौन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 से अधिक नहीं होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए आंसर बताइए। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण से इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि उस समय घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट हमारा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके फखरुद्दीन अहमद थे। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। चलिए आंसर बताइए। भारत के दोस्तों अगर बात करेंगे तो के.एन. नारायण है, जो कि भारत के जो है प्रथम यानी कि प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो पहला आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला की बात करेंगे तो शंकर दयालाल शर्मा, ये बिल्कुल हमारे रहे हुए हैं। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों, इन्होंने पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था, ये भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोस्तों आपके नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.के. जो है आपका सहनमुख जो है आपका जेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए आपका हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चंस को कवर करने वाले थे। जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी आप सभी लोग 10 बजे क्लास के लिए रेडी रहेंगे, ताकि मैं बेहतर तरीका से जितने भी आपके एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और 30 दिन का स्ट्रेटेजी बनाइए और बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, बैच को नहीं लिए हुए हैं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। A to Z आपको चीज़ें आपको बता दिया जाएगा और बेहतर तरीका से आप एसएससी एमटीएस को क्लियर भी कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑनलाइनर फॉर्म में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपको फुल टेस्ट में आपका मैथ रीजनिंग इसके अलावा आपका इंग्लिश
और आपके जो है जीएस का पेपर आपका कंप्लीट आपको मिलेगा। करंट का भी क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव मिलेगा, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन आपके करंट का आता है, इसके लिए आपको अलग से पूरा स्पीडी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ऑथेंटिक चीज़ें होंगी ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।